नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका वीडियो का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप सबके पास जो टाइम है इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी एक सीट को पक्की करना है। उसी सीक्वेंस में आप सबके लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल में आपकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि जैसे आपको पॉलिटी को क्विक रिवाइज करना है, तो उसके लिए आपके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके माध्यम से पॉलिटी को बहुत क्विक में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो लेट्स स्टार्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। घास के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, लड़ते रहो हर एक पल, क्योंकि एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता है। तो आपको हर हाल में अथक मेहनत करनी है, अपने माँ बाप को सपना पूरा करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल पहला। इससे पहले के आर्टिकल 167 तक के आर्टिकल हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे 168 आर्टिकल से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 168 में उल्लेख किया गया राज्यों के विधानमंडल का, कि राज्य में विधानमंडल होगा, उसका गठन कैसे होगा। तो विधानमंडल के आपके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। हमारे भारत में केवल 6 ऐसे राज्य जहां पे विधान परिषद है, बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद का उल्लेख नहीं किया गया। तो 168 में उल्लेख किया गया राज्यों के विधानमंडल के गठन का उल्लेख। विधानसभा हर राज्य में, लेकिन विधान परिषद आपके सिर्फ 6 राज्यों में। क्लियर, इतना पॉइंट समझ में आ गया। जैसे आपके केंद्र में आपने पढ़ी थी लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार विधानमंडल में राज्यों में आपके विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे वहां पे लोकसभा होती है, सेम वैसे राज्य में विधानसभा होती है। केंद्र में जिस प्रकार राज्यसभा होती है और राज्य में उसी प्रकार विधान परिषद होती है। समझ में आ गया, आगे डिस्कस करते हैं। आगे है आर्टिकल 161 में 169 में उल्लेख है राज्यों में विधान परिषद का उल्लेख होगा। हमारे यहाँ पे कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष होती है। और जो विधान परिषद होते हैं इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। जैसे राज्यसभा के 2/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ष क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए हम राज्यसभा को क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनके आर्टिकल कितने होते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हमारे यहाँ पे 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य है आपका? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और यूपी। इन 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद का है। इसके अलावा अन्य किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद के गठन का बिल लाया गया था, लेकिन अभी वहां पे विधान परिषद का गठन नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। इसके साथ ही आपके पश्चिम बंगाल के जो उपराज्यपाल थे कौन थे? जयदीप धनखड़ जी। इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया था और अब वर्तमान में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन? जयदीप धनखड़ जी। जयदीप धनखड़ जी ने किसको पराजित किया? एल्बर्ट शर्मा को पराजित करके उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हैं। भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की कौन सी राष्ट्रपति है? 15वीं राष्ट्रपति है। जबकि चुनाव किस क्रम में हुआ था? 16वें क्रम में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नगर पालिका, क्योंकि अभी हाल ही में नगर पालिका का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। इस टाइम का अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो इस टाइम पे करंट सिनेरियो में आपकी जो पॉलिटी से जुड़े मुद्दे बहुत चर्चा में रहे। राष्ट्रपति जी का चुनाव अभी संपन्न हुआ, उपराष्ट्रपति जी का भी चुनाव हुआ। इसके साथ ही आपके पंचायत चुनाव कुछ समय पहले हुए थे। अभी बहुत जल्द यूपी में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ आपके सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या किया था, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, 3 महिला जज की नियुक्ति की। तो ये सारे मुद्दे अगर करंट में है तो इससे जुड़ा स्टैटिक पोर्शन हमें तैयार ही करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैसे, इसके पेपर पैटर्न को एनालिसिस करना चाहिए। जब ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था
कि टाटा स्टील आयरन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1960 में हुई थी। टाटा स्टील आयरन कंपनी की स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो सापची में हुई थी। सापची कहाँ पे? जमशेदपुर में है। अब आपके मन में आ रहा होगा इतना डीप क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये क्वेश्चन डीप था बेशक, लेकिन इसके पूछने की वजह थी क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, करंट के सिनेरियो में टाटा बहुत चर्चा में रही थी। क्यों? क्योंकि इस बार का आईपीएल किसने कराया था? टाटा ने कराया था। एयर इंडिया का विलय किसमें हो गया था? टाटा में हो गया था। जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, जिसके तहत हमारी नई संसद भवन का निर्माण हो रहा था, किसने किया था? टाटा ने। तो उस टाइम पे क्या था, टाटा बहुत चर्चा में थी, तो उससे जुड़ा स्टैटिक मुद्दा में तैयार होना चाहिए। यही एग्जाम पैटर्न होते, यही पेपर एनालिसिस है कि जो मुद्दे करंट में चल रहे हैं उससे जुड़े स्टैटिक पार्ट में तैयार ही होना चाहिए। हम आगे देखते हैं। आगे कहते हैं 176 में राज्यपाल का अभिभाषण। जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल आपके दोनों सदनों को अभिभाषित करते हैं, आपके विधानसभा को भी, विधान परिषद को। जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाले में डिस्कस किया था ना, कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को अभिभाषित करता है। दोनों लगभग सेम है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के उसी तरीके से है। और मैं वही आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैंने आर्टिकल सेक्शन की जितनी भी क्लासेस ली, अगर आपने इतनी सारी क्लासेस ली होगी, तो आप पॉलिटी सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। करंट में क्या चर्चे में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इन्हीं सारे पॉइंट को ध्यान में रखकर क्लासें आपकी चल रही है। अब आगे देखते हैं। आगे 199 में राज्य के संबंध में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ये गलत मत करिएगा। अगर पूछेगा धन विधेयक का उल्लेख इसमें आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, लेकिन अगर पूछ ले राज्य के संबंध में धन विधेयक का उल्लेख इसमें, तो आर्टिकल 199 में राज्य के संबंध में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 112 में इसका वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ। स्पीड हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन आपको कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना है, इसलिए आप सब मैनेज कर लीजिएगा। क्लास देखने का फायदा तो तभी है ना, जो चीज हम इतनी टाइम में रिवाइज नहीं करा पा रहे, दूसरा हमारे लिए इजी करके रिवाइज करा पा रहा है, तभी तो आपको कोचिंग पढ़ने का, किसी दूसरे से पढ़ने का फायदा है ना। क्योंकि सारी चीजें तो बुक्स में आप सब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इजी करके कम टाइम में पढ़ाया जा सकता है, तभी तो आपको क्लास देखने का फायदा है ना। अब आगे देखते हैं। आगे 214 आर्टिकल 214 में उल्लेख किया गया हाई कोर्ट का, कि हर राज्य में हाई कोर्ट होगा, लेकिन कई बार एक से अधिक राज्यों का भी संयुक्त रूप से हाई कोर्ट बना दिया जाता है। तो किसमें उल्लेख किया गया? आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख। आर्टिकल 215 में उल्लेख है कि जो आपका हाई कोर्ट होगा वो कैसा होगा? एक अभिलेखी न्यायालय होगा। अब अभिलेखी न्यायालय का तात्पर्य क्या होता है? अभिलेखी न्यायालय का तात्पर्य होता है कि हाईकोर्ट जो फैसले देगा, हाईकोर्ट के फैसलों को ऐसा अभिलेख सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया था ना, कि सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय? अभिलेखी न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में अगर फैसला दिया, तो राज्य हाईकोर्ट या जिला न्यायालय उन फैसलों को आधार बनाकर अपना फैसला दे सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? इनके फैसले को सुरक्षित रखा जाता है, इन्हीं के फैसले को प्रूफ आधार बनाकर दूसरा फैसला दे सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? अभिलेखी न्यायालय। समझ में आ गया इतने पॉइंट? कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपकी क्लासेस लाइव क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत सारे कमेंट होते हैं, लेकिन बहुत से मैं आप सबकी लाइव क्लासेस भी लूंगी। अभी आप सब जानते हैं कि सिर्फ मैं छोटा से फोन के द्वारा आप सबकी क्लासेस कर रही हूँ, तो उतना नेट का इशू रहता है। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ती है, मेरे पास संसाधन होते हैं, मैं आप सबकी लाइव क्लासेस दूंगी। लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो मैं उसको वीडियो द्वारा समझा दूंगी, या फिर मैं आपको कमेंट का जवाब दे दूंगी। लेकिन आप सब बस मेहनत से पढ़ते रहिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन कभी भी उनको क्या करना है? बाधा नहीं बनने देता। हमेशा जो कुछ भी आपके पास, उसका हमेशा संसाधन के रूप में प्रयोग करें, रिसोर्स बना के प्रयोग करें। तभी तो कहते हैं जिंदगी क्या है? गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है? विकास। और यही विकास हमारी जिंदगी है। अगर हम डेवलपमेंट नहीं हो रहे, हमारा कुछ विकास नहीं हो रहा, कुछ नया नहीं सीख रहे, तो मतलब हम रुक गए। हमेशा हमें मेहनत करनी ही होगी। और आप सबको तो अपने
कल अपने सपने के लिए तो हर हाल में मेहनत करनी है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 243। इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत क्या होता है, इसका गठन क्या होता है, इसके कार्यकाल क्या होता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके लिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 था में क्या उल्लेख किया गया, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 300 का में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। पहले संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया था, मूल अधिकार बनाया था, लेकिन बाद में हमने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसे हमने विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया। अब आपके मन में डाउट होगा कि संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकार से क्यों हटाया। एक्चुअली क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में बनाए रखने के कारण बहुत सारे संविधान संशोधन करने पड़े। जैसे मान लीजिए आज आपके घर के पास से रोड बननी है। अब रोड लोक हित के लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी देने से मना कर देता था, तो बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे थे। अगर मान लीजिए सरकार ने मुआवजा देकर उसे प्रॉपर्टी ले ली, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला गया कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर देती। इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। फिर संसद में विचार विमर्श के पश्चात जो हमारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसको हमने कानूनी अधिकार में रख दिया। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का उल्लेख। जो आपके लोक सेवा आयोग इस सबसे वैकेंसी निकलती है ना, तो लोक सेवा आयोग को उल्लेख इसमें अनुच्छेद 315, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। जो निर्वाचन आयोग निर्वाचन वगैरह कराता है ना, तो किसका उल्लेख है, 324 में। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन में कुछ विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन कराता है? उसका निपटारा आपका सुप्रीम कोर्ट कराता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 338 में एससी आयोग का उल्लेख किया गया है। आपका जो शेड्यूल कास्ट से जुड़ा आयोग है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है। 338 ए में एसटी आयोग का उल्लेख है। 338 बी में ओबीसी आयोग का उल्लेख किया गया है। ओबीसी आयोग से जुड़ा एक केस था, इंदिरा साहनी केस। उसके अलावा भी कई सारे केस आए। फिर ओबीसी को हमने क्या किया, कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में। इसके बाद भी कई बार क्या होता है, राजकीय आप कई बार कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ ओबीसी कास्ट है, राजकीय श्रेणी में तो ओबीसी में है, लेकिन केंद्र की श्रेणी में ओबीसी में भी नहीं होती। अभी हमने हाल ही में संविधान संशोधन किया, ओबीसी में कौन सी कास्ट रखी जाएगी इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य करेगा। अनुच्छेद 100 जो हमने 101वां संविधान संशोधन किया था, किससे किया था, जीएसटी में किया गया था। और अभी हमने हाल ही में जीएसटी संग्रहालय खोला है। कौन सा जीएसटी संग्रहालय, धरोहर एक जीएसटी संग्रहालय है जिसको हमने पणजी में खोला है। समझ में आ गया? अगला अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जबकि हमारे मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। इसके बाद 15वीं भाषा के रूप में हमने सिंधी को जोड़ा। फिर हमने क्या जोड़ा, नमक क्या होता है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद हमने बोडो, डेंगरी, मैथाली, संथाली, इन भाषाओं को जोड़ा। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 में 352, 356, 360 ये तीनों आपके आपातकाल से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख। हम राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लगा सकते हैं, युद्ध, बाआक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 356 में राज्य आपातकाल का उल्लेख। राज्य आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। यूपी में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, कितनी बार, 10 बार लग चुका है। और पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था, पंजाब में। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तो आज की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन सकते हैं उन सारी क्लास डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करें, क्या पॉलिटी को और आपको पढ़ना है या सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बाद अच्छा हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करें कि बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करें, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ ही बहुत जल्द आप सबकी आरओ की भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आप सब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।